नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहली कुंजी उस शुभ समाचार पर जिसमें रक्षा मंत्री ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसके तहत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट भारत में बनेंगे। इससे भारत का नाम कैसे उन शक्तिशाली देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो रडार से अदृश्य होने वाले स्टेल्थ फाइटर जेट बनाते हैं। फिर गांधीनगर से प्रधानमंत्री मोदी का वो संदेश जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक है। आज हम आपको पाकिस्तान पर पीएम का फायर मोड और शहबाज शरीफ का सरेंडर मोड दिखाएंगे। इसके अलावा कुवैत से कैसे शहबाज मुनीर पर ओवैसी के शब्दों की मिसाइल गिरी है, वो भी देखेंगे। आज पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में वर्ष 1947 का जिक्र किया है, जिस पर सत्ता का कलेश शुरू हो गया है। पीएम ने कहा 1947 में भारत के 3 टुकड़े हुए, सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई, जिसकी कीमत देश आज चुका रहा है। ये बयान कांग्रेस को क्यों चुभा है, देखिएगा। फिर राहुल गांधी की खबर, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ मुलाकात का एक वीडियो आज पोस्ट किया और SC/ST के जरिए सरकार पर कटाक्ष किया। राहुल के मनुवाद वाले बयान पर कैसे सरकार ने आंकड़ों से जवाब दिया है, ये नोट कीजिएगा। सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। प्लान के अनुसार पूरे देश में 9 जून से 21 जून तक एक अभियान चलाया जाएगा, जिसका नाम होगा संकल्प से सिद्धि। अभियान के तहत सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जाएंगी। एक बड़ी खबर यह भी है कि IPL की क्लोजिंग सेरेमनी में ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम को सलामी दी जाएगी। इसके लिए BCCI ने 3 जून को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में तीनों सेना के प्रमुखों को आमंत्रित किया है। और सत्ता का एक अलार्म कोरोना पर भी है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से मरीजों की संख्या अब 1000 के पार जा चुकी है। सिर्फ एक हफ्ते में 787 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त केरल में है, फिर महाराष्ट्र का नंबर है। सत्ता की शुरुआत आज एक सामरिक शुभ समाचार से करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में राफेल और सुखोई जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स की बड़ी भूमिका थी। ये वो फाइटर जेट्स थे जिन्हें हमने फ्रांस और रूस जैसे देशों से हासिल किया था। लेकिन अब भारत एक नई उड़ान भरने जा रहा है और इस बार अपने पंख खुद बनाएगा। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि उसे बनाने और एक्सपोर्ट करने वाला भी बन रहा है। और इसकी तरफ एक बड़ा कदम AMCA प्रोजेक्ट है। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि 5वीं जनरेशन से भी आगे 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। ये एक ऐसा फैसला है जो देश की सामरिक क्षमता के साथ साथ मेक इन इंडिया के सपने को भी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। आज सत्ता में हमने AMCA पर सामरिक कुंजी तैयार की है, जिससे आपको ये समझ आएगा कि कैसे सरकार के एक फैसले ने भारत को दुनिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्लब में शामिल कर दिया है। सबसे पहले समझिए कि भारत क्या बना रहा है। भारत एक फाइटर जेट बना रहा है। इस प्रोजेक्ट को एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA का नाम दिया गया है। इसे बनाने की जिम्मेदारी द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA को दी गई है। ADA डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सरकारी कंपनियों के साथ ही निजी कंपनियों को भी बोली लगाने का मौका देगा। अगले कुछ दिनों में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जारी करेगा। कई न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल होगा कि भारत तो पहले से तेजस जैसे फाइटर जेट बना रहा है, तो इसमें नया क्या है? AMCA के फाइटर जेट 5th जनरेशन के होंगे। 5th जनरेशन यानी ज्यादा आधुनिक और एडवांस टेक्नोलॉजी। 5th जनरेशन में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिससे ये फाइटर जेट रडार से बच सकते हैं, यानी एक तरह से अदृश्य हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ये कम फ्यूल खर्च में सुपरसोनिक यानी आवाज से तेज उड़ान भर सकते हैं। इसलिए AMCA प्रोजेक्ट खास है। भारत में बना तेजस 4थी जनरेशन का फाइटर जेट है। अप्रैल 2024 में ही कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी CCS ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट के डिजाइन और विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। और अब जब सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का आदेश दिया है, तो AMCA को 2 फेज में डेवलप किया जाएगा। MK1 यानी 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ क्षमताओं के साथ, जिसके लिए GE4 F414 इंजन का उपयोग होगा। इसका पहला प्रोटोटाइप 2027 तक उड़ान भर सकता है।
इसके बाद MK2 आएगा, जिसमें स्वदेशी इंजन और ज्यादा AI तकनीक होगी। ये 2030 के बाद तैयार होगा। ADA ने पहले ही AMCA के डिजाइन को अंतरिम रूप दे दिया है। अब प्रोटोटाइप निर्माण शुरू होगा। 2030 तक भारतीय वायुसेना में AMCA की पहली स्क्वाड्रन शामिल होने की उम्मीद है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA की खासियत यह है कि ये 5.5 यानी 5.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान होगा। इसका वजन लगभग 25 टन होगा, जो राफेल और सुखोई से छोटा लेकिन तेज होगा। इसे आप ऐसे समझिए कि विमान जितना छोटा और हल्का होगा, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। ये एक बार फ्यूल भरकर 1000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है और इसकी गति मैक 1.8 प्लस यानी करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि यहाँ मैक का अर्थ क्या है, तो ये आपको बता दें कि ध्वनि की रफ्तार को मैक कहते हैं, जो कि 1234 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऐसे में 1.8 मैक का मतलब हुआ ध्वनि की रफ्तार से 1.8 गुना ज्यादा। इस जेट में हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से जमीन पर मार करने वाली और स्टेल्थ मिसाइलें लैस हो सकती हैं। इसमें AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार लगाया जा सकेगा। इसे अब तक सबसे एडवांस रडार माना जाता है। तेजस मार्क 2, यहाँ पर आप ये तस्वीर देखिए, तेजस मार्क 2 की रिप्लिका जो है वो यहाँ पर बनाई गई है और ADA जो है ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन कर रहा है, बना रहा है और ये हमारा एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट होगा। यहाँ पर हम आपको इसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना इस स्वदेशी और आधुनिक लड़ाकू विमान को 2035 तक अपने बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। एमका ये जो विमान है, इसके ठीक बगल में एमका को भी लगाया गया है। एमका जो है वो 2040 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य बनाया गया है। तो यानी कि एक तरफ एमका है और दूसरी तरफ हम आपको तेजस मार्क 2 यानी कि भारत के जो भविष्य लड़ाकू विमान होंगे, हम उसकी तस्वीर, उन एयरक्राफ्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसमें इंटरनल वेपन भी है, जो दुश्मनों आप नीचे देख सकते हैं, अंदर में जो मिसाइल्स वगैरह लगे हैं, आप जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 मोड में काम करता है ये, स्टील्थ और नॉन स्टील्थ। तो नॉन स्टील्थ मोड में सारे वेपन्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। स्टील्थ मोड में सिर्फ आपके पास अंदर वाले वेपन्स अवेलेबल रहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि अस्त्रा मिसाइल जो है, अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल जो है वो इसमें लगाई जाएगी, यानी कि और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा दमदार इस एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जिनकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर प्लस है, वो सब इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। जितने भी स्मार्ट वेपन हैं, लेजर गाइडेड बम्स हैं, वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लोज कॉम्बैट मिसाइल जो कि आपको 10-20 किलोमीटर रेंज के लिए चाहिए, वो भी हम इसमें इंटीग्रेट किया गया है। जो स्मार्ट वेपन्स है, स्मार्ट बम्स है, लेजर गाइडेड बम है, ऑल आर हियर। तो इसके जो पेलोड्स है, 14 पेलोड्स है, तो आपको 14 डिफरेंट टाइप्स के आप इसमें हथियार आप सम्मिलित कर सकते हैं। AMCA प्रोजेक्ट भारत की रक्षा और रणनीतिक क्षमताओं के लिए गेम चेंजर है। इसके कई फायदे हैं। सामरिक मामलों में दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनेगा। भारत सिर्फ जेट्स खरीदेगा नहीं, बल्कि बेच पाएगा। AMCA चीन के J-20 विमानों का मुकाबला करेगा। इससे भारत में नौकरियां भी बढ़ेंगी और सबसे बड़ी बात, दूसरे देशों से फाइटर जेट्स खरीदने में जो डॉलर खर्च होता है वो भी बचेगा। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो आज का सरकार का फैसला है, वो 2 कदम आगे का है। एमका एयरक्राफ्ट अभी तक ड्राइंग बोर्ड पर था। आज का फैसला इसको, इस पूरी प्रोजेक्ट को, जो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसको एग्जीक्यूट करने के लेवल पर आ गया है। भारत बाहर से कोई एयरक्राफ्ट 5वीं पीढ़ी का लेने के बजाय घर में ही, स्वदेश में ही अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएगा।
AMCA प्रोजेक्ट के जरिए भारत अब उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा हो गया है जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खुद डिजाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं, जैसे अमेरिका जिसने F-35 और F-22 रैप्टर बनाए हैं। दावा किया जाता है कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। अमेरिकी F-35 के जवाब में रूस ने सुखोई 57 फाइटर जेट बनाए हैं। ये रूस भारत को ऑफर कर रहा है और भारत में साथ मिलकर बनाने की बात भी कह रहा है। चीन ने J-20 फाइटर जेट बनाए हैं जिसे वो किसी को बेचे या ना बेचे, अपने आतंक फैलाने वाले पड़ोसी पाकिस्तान को जरूर देगा। वैसे भी चीन हमारा पड़ोसी है और उसकी जैसी हरकतें हैं उस हिसाब से भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 5वीं पीढ़ी और उससे आगे के फाइटर जेट्स खुद बनाए। इस पूरी खबर में आपने 5th जनरेशन का कई बार जिक्र सुना होगा। आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि 5th जनरेशन होता क्या है। दरअसल जिस दौर में किसी फाइटर प्लेन को विकसित किया जाता है उसे उसी समय से डिनोट कर दिया जाता है। इसे आप अगर उदाहरण से समझें तो इस तरह से है कि 1940 से 1950 के बीच शुरुआती जेट इंजन का विकास हुआ। सबसोनिक गति, बुनियादी हथियार जैसे मशीन गन और बम इसमें लगाए गए। ये फाइटर जेट्स की पहली जनरेशन थी। इसमें MiG-15 और F-86 जैसे फाइटर जेट्स थे। दूसरी जनरेशन 1950 से 1960 के बीच विकसित की गई। इसमें बेहतर जेट इंजन था। शुरुआती मिसाइलें जैसे AIM-9 साइडवाइंडर, रडार और सुपरसोनिक गति थी। MiG-21, F-4 फैंटम जैसे फाइटर जेट्स इसमें शामिल थे। इससे हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले करने की क्षमता बढ़ गई। तीसरी जनरेशन का विकास 1960 से 1970 के बीच हुआ। इसमें उन्नत रडार, मल्टी रोल क्षमता और बेहतर मिसाइल सिस्टम लगाए गए। इस दौरान MiG-23 और F-14 टॉमकैट फाइटर जेट बने। चौथी जनरेशन के फाइटर जेट 1970 से 1990 के बीच बने। इसमें उन्नत रडार थे जिनमें लॉकडाउन और शटडाउन की सुविधा थी। मैन्यूवर करने की अद्भुत क्षमता, ये कहें कि चपलता और डिजिटल सिस्टम लगा था। F-16 फाइटिंग फैल्कन, MiG-29, Su-27 इसके उदाहरण हैं। ये विमान अत्यधिक चपल और बहुमुखी थे जो आधुनिक युद्ध के लिए डिजाइन किए गए थे। 4.5 जनरेशन के विमान 1990 से 2010 तक के बीच बने। ये स्टेल्थ यानी रडार की पकड़ से बाहर रहने की शुरुआत थी। आधुनिक सेंसर नेटवर्क का इस्तेमाल और AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार का इसमें इस्तेमाल हुआ। राफेल, यूरोफाइटर, टाइफून और सुखोई 35 इस दौर में तैयार होते रहे। ये चौथी जनरेशन का एडवांस्ड संस्करण है जिसमें स्टेल्थ तकनीक और सेंसर्स में सुधार हुआ है। 5वीं जनरेशन के विमानों की शुरुआत 2005 में हुई जो अब तक जारी है। ये पूरी तरह स्टेल्थ डिजाइन, सुपर क्रूज करना यानी बिना अतिरिक्त ईंधन इस्तेमाल किए सुपरसोनिक गति को हासिल करना इसकी खासियत है। इस दौर में F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II, Su-57, J-20 विमान बनाए गए। कई देश छठी जनरेशन पर काम कर रहे हैं जिसमें हाइपरसोनिक गति, ड्रोन का इंटीग्रेशन, AI नियंत्रित सिस्टम, लेजर वाले हथियार और एडवांस स्टेल्थ होगा। अभी तक कोई इस लेवल का विमान नहीं है, लेकिन NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस जो अमेरिका बना रहा है और टेम्पेस्ट ब्रिटेन, इटली और जापान का एक साझा प्रयास है। इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये भविष्य के युद्ध के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसमें मानव रहित और AI आधारित तकनीक प्रमुख होगी। तो आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। एक अनुमान के मुताबिक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की रेंज 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। लेकिन अब उस शब्दकोश की बात करते हैं जिसके कीवर्ड्स की रेंज करीब 700 किलोमीटर बताई जा रही है। ये शब्दों की वो मिसाइल है जो आज गांधीनगर से चली और इस्लामाबाद पर जाकर गिरी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे और आखिरी दिन गांधीनगर में रोड शो और रैली किया। यहां से पाकिस्तान को ऐसा संदेश दिया जो इस वक्त पड़ोसी मुल्क की हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। सबसे पहले पीएम मोदी के भाषण के वो की वर्ड्स जिसका टारगेट पाकिस्तान था। पीएम ने पाकिस्तान के लिए कांटे शब्द का जिक्र क्यों किया ये भी देखिएगा। फिर पीओके पर पीएम ने कुछ ऐसा कहा जिस पर कलेश वाले रुझान भारत से भी आए हैं। आज पीएम मोदी ने अपने बयान में मुजाहिद और सबूत की भी बात की, लेकिन उससे पहले आपको पीएम मोदी का फायर मोड और पाकिस्तान के पीएम शहबाज का सरेंडर मोड दिखाते हैं जो कल ईरान में खामेनेई के दरबार में पेश हुए थे। और यहाँ से शहबाज ने शांति के कुछ कबूतर उड़ाए हैं जिनमें सरेंडर वाला भाव साफ तौर पर दिखता है। आज पीएम मोदी ने आतंकवाद और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा
कि तय है वो इस कांटे को निकाल कर रहेंगे। वहीं शहबाज ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति वार्ता को तैयार है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बता दिया कि वो भारत के साथ किसी भी सीधी जंग को नहीं जीत सकता। इसीलिए शहबाज कह रहे हैं कि वो टेबल पर बैठकर मुद्दों को सुलझाने के लिए रेडी हैं। आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज भी दिया है कि जंग का जवाब भारत उसी अंदाज में देगा। लेकिन अब शहबाज को शांति वार्ता की याद आ रही है। आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर आईना भी दिखाया और कहा कि पड़ोसी मुल्क में आतंकियों को स्टेट ऑनर दिया गया, जबकि शहबाज ने ईरान में ऐसी बात कही जिस पर शायद कोई भी यकीन न करे। शहबाज ने कहा कि हम शांति चाहते थे और शांति चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का संदेश स्पष्ट है, बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी और हर गलती की कीमत चुकानी होगी। हम आपको पीएम की स्पीच पर एक रील दिखाते हैं जिसकी चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। अब पीएम मोदी के उस बयान की बात भी करते हैं जिस पर भारत में सत्ता का क्लेश हो रहा है। आज पीएम ने पीओके को इतिहास की भूल बताया और जो कुछ कहा उसका एक एक शब्द कांग्रेस को बहुत चुभा है और उसने इसका जवाब भी दिया है। पीएम ने कहा है कि वर्ष 1947 में मां भारती के 3 टुकड़े हुए। हालांकि तब कटनी चाहिए थी जंजीरें, लेकिन भुजाएं काट दी गई। पीएम ने कहा कि अगर मुजाहिदों को पहले ही मार दिया गया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। इसके अलावा उन्होंने सरदार पटेल का भी जिक्र किया, जिन्होंने कहा था कि जब तक पीओके वापस नहीं जीत लेते रुकना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर सरदार पटेल की ये बात तब मान ली गई होती तो आज आतंक का ये सिलसिला न देखना पड़ता। और इसके अलावा पीएम मोदी ने सिंधु जल संधि का भी जिक्र किया और कहा कि ये संधि भारत के हितों के खिलाफ की गई। हम आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान दिखाते हैं जिससे 1947 वाली कुछ चिंगारियां उठी हैं। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए,
लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। अब पीएम मोदी के इस बयान से भारत में मौसम के तापमान से ज्यादा सियासत का तापमान हो गया है। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम अहम सवालों के जवाब की बजाय डायलॉग बाजी कर रहे हैं। देश पर आपदा आई तो कौन क्या कर रहा था? राहुल गांधी क्या कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कर रहे थे और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे उसका तो जिक्र करना भी मुझे लगता है इस गंभीर विषय पर उनका जिक्र करना मुझे लगता है बहुत मजाकिया हो जाएगा, और ये मजाकिया विषय है नहीं। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मां क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री कांग्रेस इस समय में जब भारत और भारत की सेना का शौर्य दिख रहा है, तब वो उसको डिफेम करने में लगी है। इसका जवाब सही समय पे सही फोरम से दिया जाए। सामूहिक पीड़ा ने हमको जन्म दिया बहुत अरसे बाद। अभी तो आपने विदेश में डेलीगेशन भेजा हुआ है, 7 डेलीगेशन, वो हम के नुमाइंदे, हम की भावना से गए। ये मैं कहां से आ गया प्रधानमंत्री जी? हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमसे मैं की जो यात्रा आपने की है ना, उसको डिलीट करिए। वैसे आज सत्ता में उस बयान का जिक्र भी जरूरी है जिससे पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोग छलनी हो गए हैं, और इसका दर्द कितना ज्यादा हुआ है ये उसके बयान में साफ पता चल रहा है। इसके लिए पहले हम आपको पीएम मोदी का बयान दिखाते हैं जो उन्होंने कल भुज में दिया था, जिसकी मारक क्षमता इतनी ज्यादा थी कि तुरंत पाकिस्तान से इस पर रिएक्शन आ गया। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। इस बयान से पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय तड़प गया है। पाक विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी के बयान से क्षेत्रीय शांति को खतरा हो सकता है, लेकिन इसके आगे पाकिस्तान ने झूठ की लाइन लगा दी है। पाकिस्तान ने कहा कि वो एक शांति प्रिय मुल्क है और शांति चाहता है। पाकिस्तान कह रहा है कि वो शांति को लेकर यूएन मिशन में सबसे आगे है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ये बातें मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे पाकिस्तान का ये दर्द और ज्यादा बढ़ने वाला है और इसकी वजह है AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने शहबाज और मुनीर को कायदे फोटोशॉप बनने के लिए बेइज्जत किया है। असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के आतंक चरित्र का सच बताने के लिए कुवैत पहुंचे थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेवकूफ और जोकर कहा। ओवैसी के बयान के पीछे वो तस्वीरें हैं जो कल हमने आपको सत्ता में दिखाई थी और बताया था कि कैसे मुनीर ने शहबाज को मूर्ख बनाया। चीन की 2019 की एक तस्वीर को ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का बताया गया और भारत की जीत के तौर पर पेश किया गया। इस पर ओवैसी ने क्या कहा, आप वो सुनिए। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम
अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। गुजरात के गांधीनगर से पीएम मोदी ने एक तरफ पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर वाले कड़े संदेश दिए, आतंकवाद पर जमकर धुलाई की, साथ ही भारत के लोगों से स्वदेशी अपील भी की, जिसका मूल सूत्र और मूल मंत्र है आत्मनिर्भरता। वैसे ये शब्द पीएम मोदी की डिक्शनरी में पहले से रहा है। मेक इन इंडिया के जरिए देश में अलग अलग क्षेत्रों में इसका असर भी दिख रहा है, लेकिन आज पीएम मोदी ने खुले मंच से इसकी घोषणा कर दी, देश को एक नई दिशा देने वाली अपील कर दी। पीएम मोदी के संदेश को पहले 7 बड़ी बातों से आप समझिए। पीएम मोदी ने देश के लोगों से कहा कि विदेशी उत्पादों पर निर्भरता खत्म करनी होगी। उन्होंने कहा कि घर में जो है उसे फेंकिए नहीं, लेकिन नया विदेशी सामान मत लाइए। दुकानों, घरों और बाजारों में जो विदेशी चीजें हैं उन्हें पहचानिए, लिस्ट बनाइए। गांव-गांव में विदेशी वस्तुओं के उपयोग पर रोक की शपथ दिलाई जाए। आपको अपने घर में देखना चाहिए कि कितनी विदेशी चीजें उपयोग में हैं। गणेश जी की मूर्तियां हो, होली की पिचकारी हो, सजावटी सामान, सब कुछ विदेशी बन चुका है। अब आंखें खोलने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने बार बार इसका जिक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्वदेशी अपील के दौरान बार बार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जीवन में स्वदेशी वस्तुओं पर ही जोर देते थे। हम इतना तय कर लें कि 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान बुरी तरह पिटा है। इसके सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया, अब इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बीएसएफ की तरफ से जारी वीडियो में ये भी साफ तौर पर दिख रहा है कि पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने कैसे धुआं-धुआं हो गए। खास बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस कार्रवाई में बीएसएफ की महिला सैनिकों ने गजब की बहादुरी दिखाई। महिला सैनिकों के पास ये विकल्प था कि फॉरवर्ड पोस्ट से वो पीछे आ जाती, लेकिन देश की इन बहादुर बेटियों ने फॉरवर्ड पोस्ट पर रहकर पाकिस्तान की चौकियों को उड़ा दिया। अब एक फॉरवर्ड पोस्ट का नाम सिंदूर पोस्ट रखने का प्रस्ताव दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह पाकिस्तान को उसकी हरकतों का जवाब दिया गया, आज बीएसएफ ने वीडियो सबूत के साथ इसकी विस्तार से जानकारी भी दी। बीएसएफ ने बताया कि 8 मई को निगरानी के दौरान बॉर्डर की ओर आ रहे 40 से 50 लोगों के मूवमेंट का पता चला था। आतंकियों की घुसपैठ का अंदेशा होने के बाद बीएसएफ की तरफ से स्ट्राइक की गई। बीएसएफ ने 9 मई की रात को पीओके में आतंकी लॉन्च पैड पर हमला किया। एलओसी से 3 किलोमीटर दूर तक लश्कर के 3 लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए। इनमें लूनी और मस्तपुर के वो लॉन्च पैड भी शामिल हैं जहां से अक्सर आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती है। बीएसएफ के इस एक्शन में 20 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए। दरअसल इन आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से फायरिंग शुरू की गई थी। पाकिस्तानी रेंजर्स ये चाहते थे कि बीएसएफ जवानों को गोलाबारी में उलझाए रखें और आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ कर जाएं, लेकिन बीएसएफ के जवान पूरी तरह तैयार थे। पाकिस्तानी फायरिंग के जवाब में बीएसएफ ने भी पाकिस्तानी पोस्ट पर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में पाकिस्तान के कई फॉरवर्ड पोस्ट पूरी तरह तबाह हो गई।
बीएसएफ के इस पराक्रम को देख पाकिस्तानी सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए। पाकिस्तानी चौकियों, बंकरों और आतंकी लॉन्च पैड को उड़ाने के लिए बीएसएफ ने एंटी मटीरियल राइफल विध्वंसक और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए इन दोनों हथियारों का प्रदर्शन भी किया। पाकिस्तान में सियालकोट की इस बॉर्डर बेल्ट में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को नुकसान पहुंचा है, उनके एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा है, उनकी पोस्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है और जैसा हमने आपको बताया कि हमने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया है। हमने इस ऑपरेशन के दौरान 70 से ज़्यादा पाकिस्तानी पोस्ट पे फायर डाला है और जो सर्वेलेंस वीडियोस हमारे पास उपलब्ध हैं उसमें ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके साथ साथ हमने इस अफसर का ये भी इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान में स्थित कम से कम 3 लॉन्च पैड्स को बीएसएफ के द्वारा ध्वस्त किया गया है। और अब बात देश की उन बहादुर बेटियों की जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फॉरवर्ड पोस्ट पर लड़ाई लड़ी। बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद ने आज इन महिला सैनिकों की बहादुरी की तारीफ की। बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे। जैसे उधर से फायर आया, हमने भी अपनी फायर खोल दी। दोनों की तरफ से लगातार फायरिंग होती रही। दोपहर के दिन में फायर हो रही थी, दोनों लगातार फायरिंग करते रहे। हमने सभी मोर्चों पे फायर शुरू कर दिया था। तो हमारे जो सामने पोस्ट थी उनको तबाह किया गया। हमारे आने तो गुस्सा था उनके बारे में। दोपहर के 3:10 में तो फायर आया था हमारे पोस्ट में, तो हमें पहले से आदेश दिया गया था कि फायर के जब फायर से देना है, तो हमने दिया। मैं उधर ओपी ड्यूटी पर तैनात थी और लगभग 3:15 पर उन दुश्मनों ने हम पर फायर किया। जैसे फायर किया और हमने भी अपना फायर का जवाब फायर से दिया और हमने उनको मजबूर कर दिया फायर बंद करने के लिए। हमने भी लगातार फायर किया, जब तक उन्होंने फायर किया तब तक हमने फायर किया। कुछ जगह से वो लोग भाग गए, पीछे हट गए थे वो लोग।